श्रीनिवासन कमेटी की बात करें तो दीज आर सम ऑफ द आउटस्टैंडिंग कमिटीज। उसी तरह अगर हम लोग बात करें तो पुंछी कमीशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जिसको एआरसी कहते हैं। तो इस तरह के जो है वो बहुत ट्रेडिशनल कमिटीज हैं जो एक बार जो बना दी गई तो बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो हमेशा के लिए हो गई। और दूसरे टाइप का जो है वो हम लोगों को देखना है जो करंट से रिलेटेड कमिटीज हैं, जो वर्तमान में किस किस तरह की कमेटियां जो है वो बनाई जा रही हैं और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड कमिटीज जो है वो बनाई जा रही है। जिसका अगर एग्जांपल देखें तो पराली जलाने को लेकर के या जो स्टबल बर्निंग जिसको हम लोग कहते हैं, या जिसको हम लोग अपने इधर भाषा में अगर कहें तो जो धान काटने के बाद जो छोटा छोटा खुट्टी या खुद्दी हम लोग कुछ ऐसा ही कुछ बोलते हैं शायद, तो वो रह जाता है तो उसको जो है वो पंजाब हरियाणा के किसान जो है वो जला देते हैं। तो इस वजह से वो फर्टिलिटी को रिस्टोर करने का काम जो है वो करता है, ऐसा उनका कहना रहता है। तो इससे रिलेटेड जो है वो कमेटी बनाई गई। तो ये करंट रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स हो गई। या फिर हम लोग विवेक देवराय कमेटी की अगर बात करें तो रेलवे बजट को मर्जर को लेकर रेलवे को जो है वो और पीपीपी मोड पे चलाने के लिए तेजस जो हमारा रेलवे सिस्टम डेवलप हुआ है या प्राइवेटाइजेशन हुआ है, इन सारी चीजों को लेकर के कमेटी बनाई गई है। उसी तरह डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए जो है अगर हम लोग बात करें तो नंदन नीलकेनी कमेटी जो है वो बनाई गई है। तो ये सारी चीजें जो है वो करंट रिलेटेड टाइप की कमिटीज जो है वो हमारे यहाँ देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं दो हेडिंग्स के अंतर्गत हम लोग जो है वो देखेंगे कि हमारे यहाँ कमिटीज जो है वो किस किस तरह की कमिटीज हैं और उनका जो है वो क्या क्या काम है। अब इसमें जो है वो प्री, एक चीज और समझना इंपॉर्टेंट है कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो कमिटीज हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा जाता है कि फलाना कमिटी जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, उसका जो है दिशा क्या है, यानी फाइनेंस से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, या कुछ और ऐसा इंपॉर्टेंट काम है उससे रिलेटेड है। तो अभी तक ज्यादातर क्वेश्चन मैंने जो देखा है वो उसके सिर्फ रिकमेंड, अगर कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स रिकमेंडेशन किया है तो वो, और नहीं तो फिर ओवरऑल जो उसका पर्पस है या किस चीज को लेकर के गठित किया गया है, किस डायरेक्शन को लेकर के गठित किया गया है, उससे रिलेटेड सवाल जो है वो देखने को हम लोग को मिलते हैं। तो हम लोग जो है वो दोनों तरह से चीजों को लेके चलेंगे। कुछ ऐसी कमेटियां हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उनके रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है, उसको जानना समझना है। और कुछ ऐसी कमेटियां हैं जो कि केवल उनको ये जान लेना है कि वो किस डायरेक्शन में या किस चीज को लेकर है, कि फाइनेंस को लेकर है, कि एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के हैं, या एग्रीकल्चर को लेकर के हैं, साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर के हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो वहां पर हम लोगों को देखनी है इस पूरे कमेटी वाले टॉपिक के अंतर्गत। और इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि करंट रिलेटेड कमेटी को ही जो है वो ज्यादा तवज्जो जो है वो दी जाती है और उसी से रिलेटेड हम लोग जो है वो चीजों को देखते हैं। बोर्ड विजिबल है? नो सर। अब यस सर, विजिबल है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग अगर किसी कमेटी की बात करें तो एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप HLAG, जिसको हम लोग HLAG यानी कि हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप। अब ये किस चीज का हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप है भाई साहब? ये HLAG कौन कनेक्ट हो रहा है?
तो ये हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप HLAG एक कमिटी जो है वो बनाई गई है और इसका हेड जो बनाया गया वो सुरजीत एस भल्ला, सुरजीत एस भल्ला कमेटी के नाम से भी इसको जो है वो जाना जाता है। तो ये सुरजीत एस भल्ला कमेटी एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप है और ये जो है वो एलिफेंट बॉन्ड्स, ELEPHANT, एलिफेंट बॉन्ड से संबंधित रिकमेंडेशन जो है वो देंगे। क्या है ये एलिफेंट बॉन्ड्स, कौन बताएगा? तो चीज एक और बॉन्ड की नाम आई है, तो एक मसाला बॉन्ड भी है इंडिया में। बाकी जेम्स बॉन्ड के बारे में हम बता देंगे, आप लोग ये दोनों बताइए। एलिफेंट बॉन्ड्स क्या है, मसाला बॉन्ड क्या है, कोई बताना चाहे? चलिए ठीक है, आप जो है अंधेरा में तीर मारे, ठीक है, तीर लग गया। और बताइए। बताइए, कुछ बोल रहे थे कोई, फिर रुक गए। सर ये मसाला बॉन्ड तो शायद इंटरनेशनल कुछ ट्रेड से रिलेटेड है, मतलब भारतीय रुपए में ही व्यापार करना, उससे कुछ। अच्छा ठीक है, कुछ कुछ सही दिशा में जा रहे हैं। तो पहले हम लोग जो है वो एलिफेंट बॉन्ड को समझते हैं, फिर हम लोग मसाला बॉन्ड को समझेंगे। तो ये सुरजीत एस भल्ला कमेटी जो है वो एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है जो कि इन एलिफेंट बॉन्ड्स पर जो है वो रिकमेंडेशन देगा। अब ये एलिफेंट बॉन्ड क्या है कि हम लोगों को पता है कि हमारे पास ब्लैक मनी है बहुत। ब्लैक मनी क्या है? अनटैक्स्ड मनी जो है वो ब्लैक मनी है। अनटैक्स्ड मतलब इसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ डिपोजिशन क्या है, पता नहीं। तो ये जो डिस्क्लोज्ड इनकम है जिस पे टैक्स नहीं दिया जा रहा है वो ब्लैक मनी जो है वो हमारा कहलाता है। रफ टर्म्स में अगर इसको हम लोग समझ लें तो अनटैक्स्ड इनकम है। और जिस इनकम पे आप टैक्स दे रहे हैं या जिस मनी पे आप टैक्स पे कर रहे हैं वो हमारा व्हाइट मनी है, वो हमारा व्हाइट मनी है। लेकिन जो छुपा हुआ पैसा है, ब्लैक मनी जिसको हम लोग कहते हैं, वो अनटैक्स्ड है, उस पर जो है वो टैक्स जो है वो हमने पे नहीं किया है। तो भारत में जो है वो ब्लैक मनी एक बहुत बड़ी समस्या है और इस ब्लैक मनी को फॉरेन बैंक्स में या फॉरेन कंट्रीज में जो है वो इन्वेस्ट जो है वो किया जा रहा है। हम लोग जो समय समय पर देखते हैं विकीलीक्स वगैरह का जो आता है, जो बीच में हमने देखा था 2-4 साल पहले, कौन सा लीक्स एक हुआ था जिसमें अमिताभ बच्चन और बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स, माधुरी दीक्षित और किनका किनका जो है वो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट होने का जो है वो बात निकलकर सामने आया था। कोई एक लीक हुआ था ना हाल फिलहाल में, विकीलीक्स के अलग से कोई एक लीक था ही ऐसा। पनामा लीक्स था क्या सर? यस सर, पनामा लीक्स। हाँ, पनामा पेपर लीक्स, पनामा पेपर लीक्स। तो पनामा पेपर जो लीक हुआ था, पनामा पेपर लीक जो हुआ था वो भी क्लियर किया था कि हमारे यहाँ बहुत सारे डिस्क्लोज्ड इनकम्स हैं, इंडियंस के पास डिस्क्लोज्ड इनकम्स हैं। इसमें जो है वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, अमिताभ बच्चन से लेकर के वो एक्ट्रेस का एक क्या नाम है जो आजकल साधु सन्यासी बन गई हैं, उनका भी बहुत बड़ा ये आया था, ममता कुलकर्णी। तो इनका भी जो है वो बहुत बड़ा नाम आ रहा था और इनको जो है वो रैकेट हेड के रूप में जो है वो बताने का जो है प्रयास किया जा रहा था। ये पनामा पेपर लीक का जो है वो जो भी चीजें आई थी। तो बात यह है कि जो ब्लैक मनी है, ये ब्लैक मनी क्या है, फॉरेन कंट्रीज में जमा है और ये एक डिस्क्लोज्ड इनकम है। और जिसके पास भी है, अगर उसको मान लीजिए एक सिचुएशन आ गई कि फंसने का आया, मान लीजिए आपके पास 500 करोड़ रुपए ब्लैक मनी है और आपने जो है वो स्विस बैंक में जो है वो जमा कर रखा है और ये आपका पैसा है, ठीक है। आपको जो है वो पता चल गया कि अब ये सरकार जो है वो इस मनी को जब्त करेगी, तो आप जो है वो इससे बचने के लिए क्या करेंगे कि आप इसको डिस्क्लोज कर लेंगे कि ये मेरा पैसा नहीं है, आप इससे जो है वो अलग हो जाएंगे। आप मान लेंगे कि ये मेरा नहीं है, हमको नहीं पता किसका पैसा है, ठीक है। आप ये नुकसान सहने को तैयार है कि मेरा जो है वो करियर और जो लाइफ जो है वो बर्बाद ना हो, इम्प्रिजनमेंट ना हो, तो आप ये पैसे को जो है वो डिसओन कर लेंगे, ठीक है। आप अपने आप को जो है वो अलग थलग कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ मान लीजिए आपको करियर और ये सबको बचाने को लेकर के अगर बातें आई तो
क्या होगा कि इससे ये 500 करोड़ रुपया जब वहां पे स्विस बैंक जो है वो थोड़ी आपको वापस करेगा, बोलेगा ये तो मेरे अकाउंट में जमा है, अब हम सोचेंगे किसका पैसा है, वो बाद की बात है, देखा जाएगा। लेकिन नुकसान फायदा हमको कुछ भी नहीं हो रहा। तो यही सब जो समस्या है, इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए एलिफेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया कि जो भी पैसा है उसको आप अनडिस्क्लोज्ड ही रखिए, लेकिन आप जो पैसा है उस पैसे से आप भारत सरकार के द्वारा इशू किया हुआ जो एलिफेंट बॉन्ड है उसको खरीद लीजिए, इसको जो है आप खरीद लीजिए। यानी जो आप बॉन्ड लीजिएगा, जो आप बॉन्ड खरीदिएगा, वो हम आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इससे नतीजा क्या होगा कि ये जो पैसा है ये वापस जो है वो बॉन्ड के माध्यम से जो है वो हमारे यहाँ देश में आ जाएगा। और इस एलिफेंट बॉन्ड के तहत टारगेट रख $100 बिलियन एलिफेंट बॉन्ड जो है वो सेट किया गया है। सुरजीत, हाँ सर बीते 2 मिनट से कुछ वॉइस इशू है, आवाज कट रही है। क्या हुआ? बीते 2 मिनट तक नहीं समझ में आया सर, नहीं सुनाई दे रहा था। अच्छा, अब सही है। कंसेप्ट से बताइए सर, वहां से डिस्टर्ब था। एलिफेंट बॉन्ड का जो कंसेप्ट बता रहे थे ना सर, वहां से। अच्छा, ठीक है, फिर से हम कर देते हैं। तो ये जो एलिफेंट बॉन्ड है इसके तहत क्या बोला गया, जमा है जो पैसा विदेशों में जमा, उसको तो हम अपना इज्जत बचाने के लिए, नाम बचाने के लिए जो है बड़े लोग वो वापस नहीं आएंगे, उसको जो है वो अनडिस्क्लोज कर देंगे, बोलेंगे कि मेरा पैसा नहीं है, जब पता लगाते रहो जिसका पैसा है। तो क्या है कि मान लीजिए स्विस गवर्नमेंट या स्विस बैंक, वो पैसा आपका इतना बड़ा आभारी तो है नहीं आपका, आप उसका कर्जा तो खाए नहीं है कि वो आपको जो इज्जत में पैसा वापस कर देगा। वो तो बोलेगा मेरे बैंक में पड़ा हुआ है, अब हम सोचेंगे किसका पैसा है। तो इससे भारत सरकार को क्या होगा कि वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो है वो ना तो जिस व्यक्ति का है उसको लाभ मिला और ना ही जो है वो भारत सरकार को लाभ मिला, लेकिन पैसा तो भारत का ही था। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो है वो एलिफेंट बॉन्ड के माध्यम से इन पैसे को वापस लाने का जो है वो प्रयास कर रही है भारत सरकार कि ठीक है, जिस भी व्यक्ति का पैसा है आप अपना नाम मत बताइए, आप जो है वहां से ट्रांसफर मत करिए, लेकिन ये बॉन्ड खरीद लीजिए, महंगा महंगा बॉन्ड खरीद लीजिए, भारत सरकार का बॉन्ड है और इस बॉन्ड को जो है वो आप खरीद लीजिए, इस एलिफेंट बॉन्ड को जो है वो खरीद लीजिए। और हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे किसने खरीदा है, डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि ये बॉन्ड जो है वो किसने खरीदा है। तो ये एलिफेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो, इसलिए क्या ढूंढ रहे हो, यहाँ पे तो पता नहीं और नहीं है, छोड़ो। तो ये जो है एलिफेंट बॉन्ड के माध्यम से जो है वो ये बात कही गई कि डिस्क्लोज जो है वो हम नहीं करेंगे आपका नाम, यानी जो व्यक्ति ये बॉन्ड खरीदेगा उसका नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन इस बॉन्ड को खरीदने से क्या होगा, ये बॉन्ड का जो कीमत है ये कीमत तो भारत में आ जाएगा ना। तो इसीलिए जो है वो ये जो ओवरसीज मनी है, ओवरसीज मनी है, इस मनी को वापस बॉन्ड के माध्यम से लाने को लिए जो है वो ये एलिफेंट बॉन्ड जो है वो जारी किया गया है। तो ये ओवरसीज मनी को वापस लाने के लिए बॉन्ड के माध्यम से ये एलिफेंट बॉन्ड जो है वो लाया गया। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया एलिफेंट बॉन्ड का? यस सर, यस सर। तो ये बॉन्ड के माध्यम से पैसा जुगाड़ना जो है ना वो इंडिया में बहुत एक सरल प्रक्रिया। आप इसी तरह देखिए पॉलिटिकल चंदा, जो पॉलिटिकल चंदा है ये भी जो है वो इसी बॉन्ड के माध्यम से जो है वो लिया जा रहा है कि आप जो है वो उस पॉलिटिकल पार्टी का बॉन्ड खरीदिए, और कहां से खरीदिए, बैंक से खरीदिए। बैंक जो है वो डिस्क्लोज नहीं करेगी कि किसने जो है वो कितना रुपया का चंदा जो है वो खरीदा और बॉन्ड खरीदा। बॉन्ड का जो शुल्क है, वो शुल्क जो सेस है
वो सेस बैंक को भी मिल गया और आपने भी जो है वो बॉन्ड खरीद लिया और उससे जो है वो आपको लाभ मिल गया और पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो चंदा मिल गया। तो ये बॉन्ड के माध्यम से जो है वो ब्लैक मनी को व्हाइट करने का धंधा जो है वो भारत में बहुत बढ़िया से जो है वो चल रहा है। ये तरह तरह से जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। कुछ इसका पॉजिटिव यूज भी है तो कुछ इसका नेगेटिव यूज भी है। अगर हम लोग एलिफेंट बॉन्ड के माध्यम से बात करें तो इससे क्या होगा कि कम से कम देश का पैसा देश में आ जाएगा, देश का पैसा देश में आ जाएगा। तो ये जो है वो चीजें जो है इसमें की गई हैं। तो ये जो हमारा सुरजीत एस भल्ला कमेटी जो बनाया गया था, सुरजीत एस भल्ला कमेटी, ये भल्ला कमेटी जो है वो इसने ही एलिफेंट बॉन्ड को जो है वो रिकमेंड किया और कहा कि इससे $500 बिलियन जो है वो इंडिया रिकवर करेगा। ये जो है इसने टारगेट दिया या ओवरसीज मनी जिसको हम लोग कह लें वो रिकवर करेगा। ये ओवरसीज मनी जो है वो इस एलिफेंट बॉन्ड के माध्यम से जो है वो रिकवर किया जाएगा। और इसमें कंडीशन ये रखा गया है कि आपको पूरा पैसा नहीं भी लेना है तो आप कम से कम इस बॉन्ड में अपने जमा पैसे का 50% इन्वेस्ट कर सकते हैं। 50% तक जो है वो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस बॉन्ड के माध्यम से। तो ये जो है वो है और ये 25 ईयर्स तक जो है वो वैलिड रहेगा। ये जो बॉन्ड आपको दिया जाएगा ये 25 साल तक जो है वो वैलिड रहेगा। तो यही जो है वो हाई लेवल एडवाइस आप जो है वो लीड कर रहे थे। क्लियर है? सर ये कमेटी बनाई कब गई थी? 2020 मोस्ट प्रोबेबली ईयर 2020। रुकिए ईयर एक बार और हमको चेक कर लेने दीजिए। दो हजार उन्नीस तो 19-20 इसको मान सकते हैं फाइनेंशियल ईयर में 2019-20। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट टर्म में क्या था? मसाला बॉन्ड। क्या है मसाला बॉन्ड? कौन बताएगा? बता रहे थे कुछ आप लोग इसलिए हम पूछ लिए। सर ये इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। हमको जहाँ तक लग रहा है कि जैसे कि भारतीय रुपया में मतलब विदेशी व्यापार करना कुछ वैसे ही रिलेटेड है सर। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। यस बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है ऐसा बॉन्ड है, मसाला बॉन्ड जो है वो आउटसाइड इंडिया के जो है वो जारी किया जाता है किसी इंडियन एंटिटी या किसी कॉर्पोरेट के द्वारा। और ये जो है वो इंडियन करेंसी को लोकल करेंसी में जो है कन्वर्ट करके या उसके वैल्यू को एक्सचेंज करके, मतलब अगर यहाँ 100 रुपया है और वहां $10 हो रहा है तो उसी ये एक्सचेंज में जो है वो यूज करके जो है वो जो है वो दिया जाता है। और इंडियन कॉर्पोरेट्स ऐसा यूज इसलिए करते हैं ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स से जो है वो फंड उठा सकें, जो विदेशी निवेशक है उनसे जो है वो फंड उठा सकें। इसीलिए जो है मसाला बॉन्ड जो है वो जारी करते हैं। और ये जो है वो पहली बार 2014 में जो है वो 2014 में जो मसाला बॉन्ड है उसको। और केरल स्टेट जो है इसमें याद रखिएगा कि फर्स्ट स्टेट था जो ये मसाला बॉन्ड को जो है वो इशू किया था। तो ये 2-3 चीजें जो है वो इसमें ध्यान रखिएगा कि मसाला बॉन्ड क्या है। और इस बॉन्ड का मिनिमम टेन्योर जो है वो 3 साल का था। और इसको मतलब ऐसे भी समझ लीजिए कि भारतीय रुपया में इशू किया हुआ बॉन्ड को आप
विदेश में किसी भी वैल्यू में, जिस भी कंट्री में, चाहे अरब कंट्रीज में है तो दिनार दिरहम में कर लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज में है तो यूरो में कर लीजिए, तो जिस भी कंट्री में है आप, वहां पर जो है वो आप इसको जो रिडीम है वो आप कर सकते हैं। तो यही जो है वो मसाला बॉन्ड रिलेटेड है, और इसका जो है वो काफी एडवांटेजेस वगैरह बताया गया था कि इसमें जो है वो आपका जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो जिनको एफपीआई इन्वेस्टमेंट जिसको वगैरह कहते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है वो काफी आसान हो जाता है। तो यही जो है वो मसाला बॉन्ड संबंधित चीजें जो है वो हम लोग देखे और समझे। हालांकि इससे रिलेटेड कोई ऐसा कमेटी वगैरह जो है वो अभी तक नहीं बनाया गया है, लेकिन ये मसाला बॉन्ड जो है वो इशू किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग कमिटीज की बात करें तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूके सिन्हा कमेटी। यूके सिन्हा कमेटी, यूके सिन्हा कमेटी किस चीज से रिलेटेड है, कोई बता सकते हैं? सर एमएसएमई से रिलेटेड है ये। यस, वेरी इंपॉर्टेंटली ये एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, हिंदी में क्या कहते हैं, लघु एवं सूक्ष्म सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। क्या कहेंगे? सूक्ष्म लघु और मध्यम, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो ये एमएसएमई को जो है वो कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे जो है इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिया जाए, इन सब से संबंधित जो है वो कमिटी, इसका जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो हम लोग को देखना है, बस ये पहले हम लोग जान गए कि एमएसएमई से रिलेटेड है यूके सिन्हा कमिटी। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, जो सबसे प्रस्ताव है इसका रिकमेंडेशन का, कि जो डिस्ट्रेस में एसेट फंड है, डिस्ट्रेस में यानी जो ऐसा एसेट फंड जो अभी फायदा नहीं दे पा रहा है, वो डिस्ट्रेस में है, वो जो लाभ नहीं दे पा रहा है, घाटा में जा रहा है या नुकसान हो रहा है, या वो देश के परिसंपत्ति में जो है वो परफॉर्म नहीं है, उसको रिवाइव करने के लिए जो है वो एक डिस्ट्रेस एसेट फंड बनाने की जो है वो बात की गई, जिसका कॉर्पस जो है वो 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए का जो है वो कॉर्पस फंड बनाने का रिकमेंडेशन जो है वो किया था। वैसे एमएसएमई जो डिस्ट्रेस में है, एमएसएमई जो डिस्ट्रेस में है, जो तकलीफ में है, जो रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं, जो बिजनेस अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, वैसे एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए एक फंड बनाने की बात की गई, जिसको डिस्ट्रेस एसेट फंड कहते हैं, और ये 5,000 करोड़ ने की थी 2019 में, और इसको जो है वो बनाया भी गया, और बाद में जो है वो उसका डेफिनेशन वगैरह को भी जो है एमएसएमई का जो है वो चेंज किया गया, और डेफिनेशन जो है वो अब जो आ जाता है, कौन बताएगा डेफिनेशन उसका? अब किन किन इंटरप्राइजेस को एमएसएमई बोलते हैं? क्या है एमएसएमई, कौन चीज है एमएसएमई, बताइए। सर पहले 2006 में इसका अलग परिभाषा था, लेकिन फिर बाद में 2020 के लगभग चेंज कर दिया गया। तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, तो इसको अभी जो नया इसका परिभाषा दिया गया है वो एक तो आपका इन्वेस्टमेंट और दूसरा टर्नओवर के हिसाब से दिया गया। तो जो माइक्रो है यानी कि सूक्ष्म, तो उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 1 करोड़ और टर्नओवर होना चाहिए 5 करोड़। और जो स्मॉल मीडियम
हाँ बस। हाँ सर। और इसके बाद स्मॉल, उसमें 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट और स्मॉल, उसमें 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट और सॉरी 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ उसका टर्नओवर। उसके बाद फिर मीडियम एंटरप्राइजेस, उसमें 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ का टर्नओवर। ये नया परिभाषा सर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो न्यू डेफिनेशन है, इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि अब जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस, अगर कोई ऐसा एमएसएमई है, कोई ऐसा माइक्रो इंडस्ट्री है, कोई ऐसा स्मॉल इंडस्ट्री है, कोई ऐसा मीडियम इंडस्ट्री है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, कोई पापड़ बना रहा है, तो कोई जो है वो ब्रश बना रहा है, कोई जूता पॉलिश बना रहा है, तो ये स्मॉल माइक्रो इस टाइप का एंटरप्राइजेस है। तो वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसके अलावा अब जो है वो, पहले जो है वो सर्विस को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता था, अब जो है वो सेवा क्षेत्र का भी कोई माइक्रो एंटरप्राइज है, उसको भी जो है वो इंक्लूड किया जा रहा है। कोई जो है वो काउंसलिंग चला रहा है, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, कोई जो है वो टिकटिंग का फर्म चला रहा है, तो इन सब चीजों को भी ऐसा जो सर्विस दे रहा है, कोई जो है वो म्यूचुअल फंड रिलेटेड सर्विस दे रहा है कि आप जो है वो म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सर्विस भी दे रहा है, दोनों को जो है वो एमएसएमई के कैटेगरी में जो है वो किया गया है। और अब जो है वो माइक्रो का डेफिनेशन यही रखा गया है कि इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो कम से कम 1 करोड़ रुपया हो। अगर 1 करोड़ रुपया उस कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के या सर्विस डिलीवरी को लेकर के इन्वेस्ट किया गया है, तो वो माइक्रो कंपनी हो सकता है। और अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और इसके अलावा अगर उसका टर्नओवर एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है, तो वो माइक्रो एंटरप्राइज के कैटेगरी में आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 50 लाख है, लेकिन इस 50 लाख से मेरा टर्नओवर 5 करोड़ का हो रहा है, तो भी हम माइक्रो हो गए। मतलब समझिए कि इन्वेस्टमेंट हम अगर करेंगे तो वो 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट को जो है वो हम माइक्रो कंपनी जो है वो मान लेंगे, माइक्रो एंटरप्राइज मान लेंगे। इतना इन्वेस्टमेंट नहीं भी करें, लेकिन हमारा टर्नओवर 5 करोड़ का आ जा रहा है एनुअल, वार्षिक जो हमारा टर्नओवर है, पैसा का लेन देन, इनकम आउटकम करके जो हमारा लेखा जोखा होगा एनुअल, जिसको हम लोग टर्नओवर कहते हैं, प्रॉफिट नहीं, याद रखिएगा, प्रॉफिट नहीं, टर्नओवर। यानी कि हम 5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन दे रहे हैं, मतलब पैसा आ रहा है 5 करोड़ जा रहा है, तो टर्नओवर अगर हमारा 5 करोड़ का हो रहा है साल में, तो हमारा ऐसा कंपनी जो है वो माइक्रो एंटरप्राइज के नाम से जो है वो जाना जाएगा। ये नया डेफिनेशन है। पहले ये 1 करोड़ को जो वो 25 लाख रखा गया था, और जो सर्विस एंटरप्राइज था इसके लिए जो है वो रखा गया था 10 लाख। अब ये दोनों हट गया है। अब 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट या फिर 5 करोड़ तक का टर्नओवर, ये जो है वो अगर ऐसा होता है तो आपकी कंपनी या आपका एंटरप्राइज माइक्रो एंटरप्राइज होगा। वहीं स्मॉल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़, इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ तक होना चाहिए, और टर्नओवर जो है वो होना चाहिए 50 करोड़ तक। 50 करोड़ का अगर आपका कंपनी टर्नओवर कर रहा है तो आपका स्मॉल एंटरप्राइज है, जिसमें आज की डेट में देखिएगा कि सीमेंट के ईंटे बनाए जा रहे हैं। ईंट जो है वो सीमेंट का जो ब्रिक्स आ रहा है, चाहे वो नीचे बिछाने के लिए या बड़े बड़े बिल्डिंग्स को बनाने के लिए जो है वो ईंट जो सीमेंट का बनाया जा रहा है, तो उसमें भी आप देखिएगा उसको स्मॉल एंटरप्राइज में जो है वो कैटेगराइज किया जा रहा है, क्योंकि उसमें 10 करोड़ के से कम का ही कुछ पूंजी लगता है, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा की पूंजी कई बार लग जाती है, और उसमें टर्न ओवर जो है वो 50 करोड़ तक का होने का जो है वो संभावना रहता है। तो वो एक एग्जाम्पल हम जो है वो बता रहे हैं कि इस तरह की कंपनियां जो है वो स्मॉल कंपनी में जो है वो मानी जा सकती है, स्मॉल एंटरप्राइज में मानी जा सकती है। हम लोगों को याद ये रखना है कि इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ और टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ तक जो है वो हो, तो वो स्मॉल कंपनी होगा। वहीं मीडियम की बात करें तो इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 करोड़ और टर्नओवर जो इसका हम लोग बात करें तो ये
250 करोड़। अगर ऐसा होता है तो वो मीडियम कंपनी जो है वो कहलाएगी। तो यही जो है वो माइक्रो का, स्मॉल का और मीडियम का जो है वो डेफिनेशन है। और यहां से प्री के लिए एक संभावित प्रश्न जो है वो हमेशा बना रहता है कि किसी का भी टर्नओवर पूछ सकता है या इस डाटा के इर्द गिर्द जो है वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको एक प्रोबेबल क्वेश्चन जो है यहाँ पर प्री को लेकर के जो है वो बनता है इस नए डेफिनेशन के आधार पर। और इन्हीं सब चीज को देखने के लिए यूके सिन्हा कमेटी जो है वो बनाई गई थी और इन्होंने ये बताया था कि ऐसे डिस्ट्रेस फंड को जो है वो बनाया जाए जो कि 5,000 करोड़ का जो है वो रहेगा। तो इन चीजों को जो है वो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। एमएसएमई क्या है, क्या उसका डेफिनेशन है और यूके सिन्हा कमेटी कैसे उससे रिलेटेड चीजों को जो है वो डील कर रहा है। इसी तरह का कोई प्रश्न, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो नंदन नीलकेनी कमेटी। नंदन नीलकेनी कमेटी नाम बहुत सुने होंगे, बहुत फेमस है। नंदन नीलकेनी कमेटी क्या है भाई ये? सर कौन है ये साहब? डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम ये शायद कांग्रेस से एमपी के ये जो है वो राज्यसभा एमपी भी थे, पॉलिटिकल पर्सन भी रहे हैं और ये जो है वो यूआईडीएआई के चेयरमैन भी रहे थे। जो आधार हम लोगों का जो आया था उसके फॉर्मर चेयरमैन भी जो है ये रह चुके हैं नंदन नीलकेनी साहब। तो इनको जो है वो ध्यान में रखिएगा। नंदन नीलकेनी, इनसे रिलेटेड एक कमेटी जो है वो बनाई गई थी, वो था टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट। टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट, जो डिजिटल पेमेंट आज हम लोग कर रहे हैं, बहुत आसानी से कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि आज ट्रांजैक्शन जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है बहुत इजी हो गया है। इस चीज को रिकमेंड करने को लेकर के जो है वो नंदन नीलकेनी कमेटी जो है वो बनाई गई थी। और इस कमेटी का सबसे मेजर रिकमेंडेशन क्या था कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, चाहे नेफ्ट के माध्यम से हम लोग कर रहे हो या फिर हम लोग यूपीआई के माध्यम से कर रहे हो या और एक क्या करते हैं हम लोग आईएमपीएस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं किसी भी तरह का, इसको जो है वो चार्ज फ्री करना है। चार्ज फ्री आज हम लोग मुफ्त में कर रहे हैं। आज हमको आप जो है वो हम लोग जो मुझे जो आपने पेमेंट किया है वो हमने जो है वो जीपे मैंने अपना दे दिया, इस माध्यम से जो है वो आपने किया, मोबाइल नंबर से ये कनेक्टेड है, आधार से कनेक्टेड है, पैन से कनेक्टेड है। तो ये जो है पूरा डिजिटलाइज जो है वो एक सिस्टम हो गया। तो ये जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग यूपीआई के माध्यम से जो है वो कर रहे हैं। तो ये जो है वो हम लोग कर रहे हैं वो पूरी तरह से फ्री है। हम लोग जो है जो आपने ट्रांसफर किया मुझे, वो जितना आपने किया उतना ही जो है वो मुझे आया, इस पर कोई चार्ज जो है वो नहीं लिया गया है। तो ये निःशुल्क जो है वो हमारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस निःशुल्क डिजिटल ट्रांजैक्शन को जो है वो प्रमोट करने के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए इसको निःशुल्क करने का रिकमेंडेशन जो है वो नंदन नीलकेनी साहब ने जो है वो दिया है। यानी कि डिजिटल पेमेंट रिलेटेड प्रमोशन या जो भी कहें आप, उससे रिलेटेड है नंदन नीलकेनी कमेटी। और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन है, लेकिन इसमें मेनली हम लोग को ये देखना है कि आज जो डिजिटल ट्रांजैक्शन मुफ्त है ये इसी नंदन नीलकेनी कमेटी के सिफारिश पर है। बाद में बीच में आप देखिएगा कि इसको चार्जेबल किया गया था कोविड के दौरान, जब ये कोविड नहीं, जब ये नोटबंदी किया गया था, नोटबंदी के दौरान जो है वो हमने देखा था कि वो फ्री कर दिया गया था। उसके बाद जो है वो चार्जेस लगने लगे। फिर जो है बीच समय में कुछ ऐसा टाइम आया कि इस पे चार्जेस जो है वो लगने लगे। फिर इस ईच ट्रांजैक्शन चार्ज को कैंसिल करके जो है वो कुछ एनुअल चार्ज
या बैंक से जो SMS चार्ज या कुछ ऐसा एनुअल चार्ज वगैरह का सिस्टम जो है वो कर दिया गया। और ये सारी चीजें जो है वो नंदन नीलकेनी कमेटी ने पहले ही रिकमेंड कर दिया था। अब उनके सिफारिशों को समय समय पर जो है वो लागू जो है वो कर दिया जा रहा है। तो बस यही समझ लेना है कि नंदन नीलकेनी कमेटी डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए और जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है उसको कैसे रिमूव किया जाए, कैसे कम से कम रखा जाए, इन सबसे संबंधित रिकमेंडेशन जो है वो करती है। और इसी कमेटी के सिफारिश पर आज भारत जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो डिजिटल पेमेंट में नंबर 1 पे है। हम लोग सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट की ओर शिफ्ट कर गए हैं। बहुत आसान हो गया हम लोगों के लिए डिजिटल पेमेंट। आज आपका फेवरेट फचका वाला भी जो है वो तुरंत बोल रहा है भैया कार्ड दे रहा है, पेटीएम कर दीजिए ना, नहीं है कुछ रहा तो ये जो है वो स्थिति आ गई है कि एक गुपचुप वाला तक जो है वो आज इस्तेमाल कर रहा है और बाकी सब लोग हम और आप तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में जो है वो एक रिवॉल्यूशनरी चेंज अगर हम लोग कह सकते हैं तो वो आया है। नहीं तो हम लोग को याद है कि एक बैंक में जो है वो ट्रांजैक्शन करने के लिए, डिपॉजिट या निकालने के लिए जो है वो आपको आधा दिन का समय जो है वो बर्बाद करना पड़ता था। अगर आप किसी बड़े ब्रांच से रिलेटेड जो है वो अगर आपका अकाउंट रहा है, अगर हम लोग दुमका में ही मेन ब्रांच का जिस लोगों ने SBI का स्पेशली जिन लोगों ने झेला है सिस्टम, तो वो लोग बता पाएंगे। तो आज ये बहुत आसान हो गया है डिजिटल पेमेंट और ये नंदन नीलकेनी कमेटी की देन है भारत में। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रघुराम जी राजन कमेटी। रघुराम जी राजन कमेटी। तो रघुराम जी राजन कमेटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है जो भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसको हम लोग वित्तीय समावेशन जो है वो कहते हैं। क्या है वित्तीय समावेशन? क्या है वित्तीय समावेशन? व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन? सर बॉटम लेवल तक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पहुंचाना। बिल्कुल, बॉटम तक वित्तीय संस्थाओं की पहुंच बनाना। और कोई इसमें कुछ जोड़ना चाहे? हाँ सर यही है, और सरलता से पहुंचाना। सरलता से पहुंचाना, मतलब मिनिमम तरीके से एफोर्डेबल। ठीक है, अभी भी जो इसका कोर टर्म है ना वो नहीं आया है। कोई और ट्राई करना चाहे? इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए सर। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए मान लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए मान लिए, और बताइए रैपिड ग्रोथ के लिए मान लिए, ये सब चीजें मान लिए। लेकिन स्टिल जो है वो अभी तक जो है वो इसका एक जो कोर टर्म है वो कोर टर्म पे ध्यान नहीं गया। बहुत आसान सा कोर टर्म है, प्रयास आ जाएगा। क्रेडिट दिया जाएगा, वही एडुकेट क्रेडिट भी मान लिए, चलिए वो भी है, लेकिन नहीं है। ये टर्म है एक्सेस, एफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। एक्सेस जो पहुंच की बात आपने की, एफोर्डेबल जो बात आपने की, और अवेलेबिलिटी उपलब्धता। यही तीन जो टर्म है ये मिलकर के जो है वो एक्सेस प्लस एफोर्डेबिलिटी प्लस अवेलेबिलिटी इक्वल टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी कि अगर
वित्तीय संस्थाओं का, चाहे बैंक हो, इंश्योरेंस हो, इस तरह के जो संस्थान है उनका एक्सेस लोगों तक कैसे हो, वो कितना सुगमता से उनके पास जो है वो पहुंच जाए, कितना सस्ता हो, उनको जो है इस पर एडिशनल जो है वो पैसा खर्च ना करना पड़े। और तीसरा कि वो कहां कहां जो है वो आपको जो है वो आपके डोर स्टेप पर या आपसे निकट में जो है वो उपलब्ध है या नहीं है। यही तीन चीजें जो है वो तय करती हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी हमारा वित्तीय समावेशन कैसा हुआ है, यानी हमने कितने लोगों को समावेश किया है, कितने लोगों को शामिल किया है, कितने लोगों को जो है वो हमने शामिल किया है किसमें, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। तो यही जो है वो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो है वो मायने होता है। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हो भारत में, कैसे हो, इसी चीज को लेकर के जो है वो रघुराम जी राजन साहब ने जो है वो अपना रिकमेंडेशन जो है वो दिया है। और ये रघुराम जी राजन कमेटी भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित है, वित्तीय समावेशन से संबंधित है। और इस कमेटी ने जो है वो एक FI इंडेक्स भी जो है वो जारी किया है। FI इंडेक्स यानी कि कौन सा राज्य कितना अच्छा वित्तीय समावेशन कर रहा है, कौन बुरा है, महिलाओं के लिए कौन अच्छा है, एसेसिबिलिटी में कौन अच्छा है, अफोर्डेबिलिटी में कौन अच्छा है। तो इन सारी चीजों को जो है वो इंडेक्स के माध्यम से कंपिटिटिव बनाने के लिए, इंडेक्स जो है वो क्या है, कंपिटिटिव बना रहा है कि अगर बिहार अच्छा कर रहा है तो झारखंड उससे प्रेरित हो, स्वच्छता में इंदौर अच्छा कर रहा है तो रांची उससे प्रेरित हो कि अगर इंदौर कर सकता है तो रांची क्यों नहीं कर सकता है। तो ये कंपिटिटिवनेस को और अपने आप को आंकने के लिए जो है वो ये इंडेक्स का जो है वो जारी करता है भारत सरकार। अब ये नीति आयोग और RBI वगैरह मिलकर के जो है वो इंडेक्स जारी करती है। तो ये FI इंडेक्स जो भारत में हम लोग देखते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन को लेकर के जो इंडेक्स जारी है, ये जो है इन्हीं रघुराम जी राजन कमेटी के सिफारिश के द्वारा जो है वो किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनेंशियल इंडेक्स जो हमारे यहाँ जारी होता है वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर होता है, या वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है। तो ये जो है रघुराम जी राजन कमेटी के अनुसार जो है वो बनाई गई है। इन्होंने FI क्या है इनके लिए, इसका एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने पढ़ा था किसी इंटरव्यू में, ये जो है एक स्टेटमेंट दिए थे जिसमें ये कह रहे हैं कि उनसे पूछा गया था कि रघुराम साहब से कि आपके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, आप क्या इससे बताना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा था, इट refers to universal access to wide range of financial services at a reasonable cost. This includes not only banking product but also other financial services such as insurance and equity products. तो यही जो है वो रघुराम जी राजन साहब ने जो है कि इंटरव्यू में जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो है वो डिफाइन करने का जो है वो प्रयास किया था। तो इससे हम लोग जो है वो समझ पा रहे हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, और भारत में जो है वो इससे रिलेटेड बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसी इंक्लूजन में जो है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का इस्तेमाल किया जा रहा है, बैंक ब्रांचेस बढ़ाए जा रहे हैं, ATMs की संख्या बढ़ाई जा रही है, बैंकिंग सर्विसेज को और अफोर्डेबल जो है वो बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो हो रही हैं। और जो रूरल एरियाज में पुअर बैंकिंग था उसको भी जो है वो सुधार किया जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एसेसिबिलिटी जो है वो बढ़ रहा है भारत में। तो ये चीजें जो हम लोग देख रहे हैं, खास करके अगर हम लोग झारखंड में भी बात करें तो हमारे इकोनॉमिक सर्वे को जब हम लोग पढ़ते हैं, उस इकोनॉमिक सर्वे में जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक ब्रांचेस, इसका भी जो है एक डाटा जो है वो दिया जाता है। तो ये डाटा अभी फिलहाल हमको ध्यान नहीं है, तो ये भी डाटा जो है वो दिया जाता है कि पर हेड कितने बैंक जो है वो अवेलेबल है। इसमें बस यही याद है कि पर हेड सबसे ज्यादा बैंक्स रांची में उपलब्ध है, सबसे ज्यादा बैंक्स जो है वो रांची में उपलब्ध है। ये हमको ध्यान है सिर्फ, बाकी डाटा जो एग्जैक्ट फिगर हमको याद नहीं है, तो खैर वो अपना जरूरी भी नहीं है। तो यही ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल इंडेक्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड जो रिकमेंडेशन है वो रघुराम जी राजन साहब ने जो है वो किया है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन में कि जो केंद्र सरकार ने जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो एक लेकर के आई थी, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, नेक्स्ट पेज में आने दीजिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना,
जो लाया था बहुत महत्वाकांक्षी था। इसमें फ्री बैंक अकाउंट खोले जा रहे थे लोगों का। तो फ्री बैंक अकाउंट जो है वो लोगों का खोला जा रहा था, और ये जो है वो यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग, पहुंच जो है वो बैंकिंग तक हो सके, इस चीज को इंश्योर करने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो यहाँ पर की गई थी। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो हम लोग को देखा गया था। ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसी जो रघुराम जी राजन कमेटी थी, इसी कमेटी के सिफारिश पर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन करना था भारत सरकार को, उसी फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना लाई। इसके साथ साथ जो है वो अटल पेंशन योजना भी लेकर आई थी। ये भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन था, अटल पेंशन योजना। इसमें एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस दौर में चल रहा था, अभी इधर नहीं पूछा जाता है। इसका एनुअल प्रीमियम क्या था इस अटल पेंशन योजना में, कौन बता सकता है? वार्षिक कितना देना होता था अटल पेंशन योजना में? कोई नहीं खुलवाया अटल पेंशन योजना में पेंशन का अकाउंट? सर ये तो एज ग्रुप के हिसाब से था ना, मतलब 18 से लेकर 45 साल का आदमी लोग के लिए अलग अलग चार्ज जमा करना पड़ता था। अब उतना याद नहीं आ रहा वही सर। 12 रुपए था जो वो क्वेश्चन था, उसका आंसर तो ये 12 रुपए था। अब एज ग्रुप को लेकर के तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, मैंने भी ध्यान से एज ग्रुप देखा नहीं, पर वो जो क्वेश्चन पूछा था उसमें यही क्वेश्चन था कि एनुअल प्रीमियम कितना पे तय किया गया, तो वो 12 रुपए था। अच्छा कोई बात नहीं, ये बात उठी है तो एज ग्रुप वाली बात को जो है वो और कंफर्म कर लिया जाएगा। हाँ सर एक क्वेश्चन था, ये जो आप लोग कि पीएम जनधन योजना और अटल पेंशन योजना, ये सब सर जहाँ हमको याद आ रहा है कि ये सब एम नचिकेत मूर कमेटी का था। बिल्कुल, अभी उसी पर आ रहे हैं, अभी उसी पर आ रहे हैं राम राजन कमेटी पे, क्योंकि एम नचिकेत बिल्कुल दोनों नेक्स्ट वहीं पे आएंगे, क्योंकि 2013 में वही ना सर बुलवाया था। बिल्कुल नेक्स्ट वहीं पर आ रहे हैं, दोनों के बीच का जो है वो चीजों को हम क्लियर कर रहे हैं। तो ये सब जो है वो सरकार जो है वो प्लान कर रही है। ये सब क्यों है? ये सब जो पॉइंट उठा है ये है कि हमको फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे करना है। तो इंक्लूजन को लेकर के, समावेशन को लेकर के जो कमेटी बनी थी वो बनी थी हमारी रघुराम जी राजन की। समावेशन जो है वो कैसे किया जाए और उस पर जो है वो इंडेक्स भी जो है वो जारी करने की कमेटी जो है वो बनी थी, वो हमारा रघुराम जी राजन कमेटी जो है वो बनी थी। इसी बीच एक और 2013 में यही जो अभी नचिकेता मोर कमेटी की बात आई, ये नचिकेता मोर कमेटी जो है वो बनी है, ये 2013 में आई। और इसने क्या रिकमेंडेशन दिया? इसने रिकमेंडेशन दिया कि यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट सभी का होना चाहिए। यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट जो है वो सभी का होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारा पेमेंट नेटवर्क है वो जो है यूनिवर्सल होना चाहिए। मतलब हम कहीं से भी पेमेंट करें, इस बैंक से उस बैंक में करें, उस इंस्टीट्यूशन से उस इंस्टीट्यूशन में करें, तो ये यूनिवर्सल स्थिति जो है वो होनी चाहिए। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट इन्होंने नचिकेता मोर ने जो दिया था वो कहा था कि अफोर्डेबल फॉर्मल क्रेडिट होना चाहिए। अफोर्डेबल फॉर्मल क्रेडिट होना चाहिए, यानी जो उधार ले रहे हैं हम लोग, जो लोन ले रहे हैं बैंक से, जो लोन ले रहे हैं वो उसको फॉर्मलाइज करिए, उसको जो है वो पूरे प्रोसेस में लाइए। ये बातें जो है इन्होंने कही थी। और इसके साथ साथ इन्होंने एक और टर्म जोड़ा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कि जो बैंक के हम लोग क्या है, कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, उसके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करें, इस चीज को लेकर के भी जो है वो नचिकेता मोर कमेटी ने जो है वो रिकमेंडेशन किया था। इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन था इसका, वो था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है कि जो प्रायोरिटी वाले चीजें जैसे एग्रीकल्चर,
जैसे एडुकेशन लोन। तो इस तरह की चीज जो है वो, इस पर जो है वो आप अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस करें बैंक्स, कि इन क्षेत्रों में जो है वो आप लेंडिंग करें, कि एडुकेशन वाले क्षेत्र में लेंडिंग करें, एग्रीकल्चर वाले क्षेत्र में जो है वो लेंडिंग करें। तो इस तरह के जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को जो है वो, जिसको हम लोग PSL कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इन सारे चीजों को जो है वो रेकमेंड किया था नचिकेता मोर कमेटी ने। तो इन्होंने बताया कि यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट बनाइए, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि आपको जो है वो कैसे जो है उसको करना है, इसको समावेशन कैसे करना है। तो इन दोनों के बीच में यही है कि जो नचिकेता मोर कमेटी है, ये टेक्निकल पॉइंट्स को लेकर के आई कि कैसे कैसे जो है वो हम लोग इसको करेंगे, पॉइंट्स को लेकर के आई कि आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट बनाइए, आप जो है वो पेमेंट नेटवर्क को सेंट्रलाइज करिए, आप जो है वो फॉर्मल क्रेडिट को एक्सेसिबल बनाइए, आप जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है वो करिए, आप जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन करिए। वहीं पे जो हमारा रघुराम जी राजन कमेटी बना था, ये जो बताया कि आप इंक्लूजन करिए, लोगों को इंक्लूड करिए। इंक्लूजन कैसे करना है? तो 3 तरह से उनका एक्सेस बढ़ाइए। अब एक्सेस बढ़ाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बैंक खोलना है, कि आपको जो है वो घर घर जाके पर्चा देके बैंक खोलना है, ठेपा लेके बैंक खोलना है, ये नचिकेता मोर साहब बताएंगे। लेकिन जी राजन साहब बताएंगे कि आप एक्सेस बढ़ाइए। उन्होंने ये स्टडी करके बताया कि हम लोगों को एक्सेस बढ़ाना चाहिए, हम लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, हम फलना गांव में है, अब 10 गांव दूर जाके बैंक अकाउंट है, इसलिए वो जाके अकाउंट नहीं खुलवाता है। तो आप एक्सेस बढ़ाइए, ये बात जो है वो रघुराम जी राजन ने कही। लेकिन कैसे बढ़ाएंगे आप? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट खोल के बढ़ाएंगे, ये बात नचिकेता मोर साहब ने बताई। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि आप यूजेस जो है वो कैसे होगा, यानी कि आप डिजिटल यूज करिए, खाता का यूज करिए, चेकबुक का यूज करिए, ओवरलीफ का यूज करिए। तो जो भी तरह का यूजेस है, उस यूजेस को जो है वो बढ़ाइए, उस यूजेस को आप कैसे इनहेंस करेंगे, ये हम बताए कि आपको वहां पे यूजेस बढ़ाना है। तो ये जो है वो सिचुएशनल था, ये सिचुएशन को, स्थिति को मापने के लिए जो है रघुराम जी राजन की कमेटी जो है वो बनाई गई थी, कि वर्तमान में इंक्लूजन की स्थिति क्या है और इंक्लूजन को बढ़ाएं कैसे या घटाएं कैसे। अगर बहुत ज्यादा इंक्लूजन तो घटाना है, तो बढ़ाना है या घटाना है, इन सारे चीजों को मापने के लिए जो है वो, इस स्थिति को भारत की आंकने के लिए जो है वो रघुराम जी राजन कमेटी बनाई गई। और इन रघुराम जी राजन कमेटी ने या जो ये इंक्लूजन की बात कही, इस इंक्लूजन को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए टेक्निकल पहलू क्या हो सकते हैं, ये बातें जो है वो नचिकेता मोर कमेटी ने जो है वो बताया। यानी कि अगर हम लोग इसको एक ग्राफ के माध्यम से अगर समझने का प्रयास करें, तो नचिकेता मोर कमेटी और यहाँ पे रघुराम जी राजन कमेटी का जो है वो इस तरह से कुछ जो है वो आएगा, और बीच में जो है आप समझ लीजिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। तो ना ही इन्होंने अकेले कुछ किया, ना ही इन्होंने अकेले कुछ किया, दोनों ने मिलकर के जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो है यहाँ पर भारत में जो वो मजबूत बनाने का काम किया, और जिस वजह से आज भारत का बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर जो है वो काफी मजबूती की ओर बढ़ रहा है। तो यही जो है, इन्होंने ओवरऑल परसेप्शन निकाला, स्थिति का आकलन किया, और इन्होंने जो है वो टेक्निकल इश्यूज जो है वो हाईलाइट किए। और इन दोनों के ही रिकमेंडेशन को मिला जिला के जो जनधन योजना है, या फिर हमारा अटल पेंशन योजना था, या फिर जो हमारा अगर बात करें पोस्टल लाइसेंसिंग की भी काम की, जो पोस्टल बैंक्स बन गए, जो पोस्ट ऑफिस को बैंक बनाया गया, ये भी जो है वो इसी नचिकेता मोर कमेटी के ही रिकमेंडेशन पे जो है वो आया था। तो पोस्टल पेमेंट्स बैंक भी जो है वो बन गया, एयरटेल पेमेंट बैंक आज देखते हैं हम लोग। तो ये जो पेमेंट बैंक वगैरह बनाया गया था, वो इसी मोर कमेटी ने। तो टेक्निकल पॉइंट्स पे जितने चीजें आई वो नचिकेता मोर ने किया, और आकलन संबंधी जितने बातें आई वो जो है रघुराम जी राजन ने किया। तो यही जो है वो इन दोनों के बीच में जो है वो स्थिति जो है वो आई, और ले दे के भारत जो आज लेस कैश इकोनॉमी का जो इसका मोटो है भारत का हमारा, वो जो है वो इस और हम लोग जो है वो अग्रसर हो गए हैं। तो आज हम लोग लेस कैश इकोनॉमी है। इस पे बाद में जो है वो स्वर्गीय अरुण जेटली साहब का भी जो है वो एक कमेटी बनाने की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने जो है वो, उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो कुछ उस चीजों पर उन्होंने स्टडी किया था, कमेटी नहीं बनी थी, कुछ स्टडी किया था, जो कि उसका रिकमेंडेशन भी कुछ आया था। तो खैर वो अलग चीजें हैं। तो यही जो है वो ध्यान रखिए कि हम लोग जो है अभी लेस कैश इकोनॉमी की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं, और ये जो है
इसी नचिकेता मोर और रघुराम जी राजन कमेटी के ही रिकमेंडेशंस पर आया। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैम ट्रिनिटी, ये शब्द भी बहुत चलता है। जैम से हो गया जनधन, ए से हो गया आधार और एम से हो गया मोबाइल। तो जनधन, आधार और मोबाइल, इसी बेस पे तो आज हमारा पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन देश में चल रहा है। आपके पास आधार होना चाहिए, आधार है तब आपको डीबीटी का लाभ मिलेगा, आपको जो भी लाभ मिल रहा है वो आधार के माध्यम से जो है वो मिलेगा। अकाउंट जो है वो खोल दिया गया, जनधन अकाउंट, आधार के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है और ये लाभ को जो है वो सूचित आपको मोबाइल के माध्यम से किया जा रहा है। आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यूपीआई कर रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है वो हो रही हैं। तो यही सब जो भारत में चल रहा है, तो ये नचिकेता मोर कमेटी प्लस जो हमारा रघुराम जी राजन कमेटी है, इन दोनों के रिकमेंडेशन पर ही जो है ये सारी चीजें जो है वो हमारे यहाँ इंक्लूजन का काम जो है वो चल रहा है। अब बताइए इन दोनों में किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? क्या हुआ? नो सर। सबको सन्न मार दिया क्या? कोई कुछ बोल नहीं रहा है? नो सर, नो सर। चलिए, तो उम्मीद है कि अब नचिकेता मोर और रघुराम जी राजन साहब के कमेटी के बीच में कंफ्यूजन अब नहीं होगा। आगे बढ़ा जाए? यस सर। यस सर। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अरविंद मायाराम कमेटी। अरविंद मायाराम कमेटी, ये भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है भारत के लिए। अरविंद मायाराम कमेटी क्या है ये? कोई बताना चाहे? चलिए, तो भारत में जो एफडीआई और एफआईआई देख रहे हैं हम लोग, इसमें जो है वो काफी बढ़ोतरी हुई है। एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये दोनों भारत में कैसे बढ़ोतरी किया जाए, कैसे इससे मैक्सिमम लाभ लिया जाए, कैसे जो है वो किस कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया उसको एफडीआई माना जाए, किस तरह से किसने इन्वेस्ट किया उसको एफआईआई माना जाए, इन संबंधी रिकमेंडेशन जो है वो ये अरविंद मायाराम कमेटी ने जो है वो दिया है। और ये जो है वो अरविंद मायाराम कमेटी ने बताया कि कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो 10 या 10% से ज्यादा, 10 या 10% से ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है किसी लिस्टेड कमेटी में या कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो एफडीआई है, वो एफडीआई है। ऐसा जो है वो अरविंद मायाराम कमेटी ने जो है वो रिकमेंड किया। और इन्होंने जो है इसके साथ साथ इन दोनों को रैशनलाइज करने का भी काम किया। तो रैशनलाइजेशन का काम भी जो है वो अरविंद मायाराम कमेटी ने जो एफडीआई और एफआईआई किया। तो
एफडीआई और एफआईआई के बीच का अंतर कौन स्पष्ट करेगा, बताइए। बहुत लोगों को सवाल उठ सकता है कि क्या ये एफडीआई और एफआईआई। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। बताइए। सर एफडीआई में कंपनी में 10% से ज्यादा का इन्वेस्ट करना और एफआईआई में शायद 10% से कम। और एफडीआई का थोड़ा नियम कानून जटिल होता है, उसको अगर किसी ने निवेश किया तो आसानी से निकाल पाना उतना आसान नहीं होता। लेकिन एफआईआई जो होता है वो कोई भी इंसान जल्दी से निकाल सकता है और अधिकतर इन्वेस्टमेंट एफआईआई के रूप में आता है। चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा चीजें जो है वो आपको पता है। देखिए इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है ये एफडीआई और एफआईआई है क्या। थोड़ा सा हम 2 मिनट आप लोग एक्स्ट्रा समय लेना चाहते हैं। देखिए अगर भारत में हम लोग जो है वो विदेशी निवेश की बात करें, विदेशी पूंजी की बात करें, जिसको हम लोग फॉरेन कैपिटल कहते हैं, ठीक है, फॉरेन कैपिटल। आज बात उठी है तो थोड़ा समझ ही लीजिए। फॉरेन कैपिटल जिसको हम लोग विदेशी पूंजी कहते हैं। तो ये विदेशी पूंजी जो है वो क्या होता है कि ये 2 तरह से भारत में आ सकता है। एक हो गया जो फॉरेन पब्लिक कैपिटल्स हैं, पब्लिक कैपिटल्स, या यूं कहें कि जो इसको यूं समझ लीजिए कि जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है या बायलैटरल है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, उनके माध्यम से जो है वो विदेशी पूंजी आ सकती है। यानी कि जो डायरेक्ट जो है वो भारत को पैसा दे रहे हैं, वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहे हैं भारत को, एशियन डेवलपमेंट बैंक रोड बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं। इस तरह से जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पैसा दे रहे हैं, तो इसके माध्यम से भारत में विदेशी पूंजी आ रहा है एक तरह से। दूसरा तरह जो होता है पूंजी आने का, वो फॉरेन प्राइवेट कैपिटल, यानी कि अब ये जो है वो सरकारी नहीं, प्राइवेट कंपनियां जो कैपिटल भारत को दे रही हैं, जो पूंजी जो भारत को दे रही हैं, वो आ गया। अब ये जो है वो फॉरेन प्राइवेट कैपिटल भी जो है वो अपने आप में 2 प्रकार से जो है वो हो सकता है। प्राइवेट कैपिटल कैसे कैसे हो सकता है? पहला हो गया डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग समझ सकते हैं, यानी डायरेक्ट कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में आके पैसा लगा दिए। और दूसरा जो हो सकता है, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि और तरह से ये जो एफआईआई हो गया, ये एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही जो है वो माना जाता है। और जो एफडीआई हो गया, ये डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो है वो माना जाता है। इनके एग्जांपल्स हो गए, अगर एग्जांपल दें इस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो ये एफडीआई हो गए, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल एफआईआई हो गया। तो इस तरह से भारत में जो है विदेश का पैसा इसी माध्यम से आता है, विदेशी पैसा जो है वो इसी माध्यम से जो है वो हमारे यहाँ आता है। यानी कि या तो ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्ट दे रही हैं, या तो प्राइवेट कंपनियां जो है वो 2 तरह से पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, एक डायरेक्ट बिजनेस में और दूसरा पोर्टफोलियो में। अब डायरेक्ट बिजनेस में जो दे रहे हैं वो एफडीआई दे रहे हैं, और जो पोर्टफोलियो में दे रहे हैं वो एफआईआई दे रहे हैं। और इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग को समझना है कि क्या आता है। अब आइए देखते हैं, इसको समझते हैं क्या है। तो जो हमारा एफडीआई है, ये क्या होगा कि किसी होस्ट कंट्री में, जैसे भारत मान लिए कि होस्ट कंट्री है, किसी होस्ट कंट्री में कोई कंपनी है, एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग कि हमारा रिलायंस कंपनी है।
रिलायंस इन्फो टेलीकॉम मान लेते हैं, ठीक है, जो हमारा जियो है, जिसको हम लोग जियो के नाम से जानते हैं, जियो फाइबर, जियो मोबाइल, ये सब जो हम लोग जानते हैं। तो ये क्या है, ये एक होस्ट कंपनी है। ये कंपनी इनवाइट कर रही है कि आओ हम बॉन्ड बेच रहे हैं, हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करो, आओ हम शेयर बेच रहे हैं, हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करो, आओ हम तुमको अपना पार्टनर बना रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट करो। तो इसमें जो भी कंपनियां इंटरेस्ट दिखाएंगी इस होस्ट कंट्री में, वो आके इसमें जो है वो पैसा लगा सकती हैं। ये जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो उनके तरफ से हो गया। यानी कि ये क्या करेगा, इसका इंटरेस्ट क्या है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है हमारा, जो हमारा घरेलू बाजार है, डोमेस्टिक जो मार्केट है हमारा, इस मार्केट से कुछ लाभ कमा ले हम। ये ना फायदा भाई, हम पैसा क्या लगाएंगे, हम रिलायंस में पैसा इसीलिए लगाएंगे कि हमको दिख रहा है कि रिलायंस जो है वो ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छा इनकम और बहुत अच्छा रिटर्न जो है वो कमा रहा है, तो हमको भी कुछ हिस्सा मिल जाए। तो हम कुछ परसेंटेज इसमें जो है वो अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर दिए और इसका बॉन्ड खरीद लिए, इसका शेयर खरीद लिए, और इसका जो डोमेस्टिक मार्केट में जो इसका लाभ हो रहा है उसका जो है वो फायदा ले लिए। तो जो एफडीआई है, ये इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य लाभ है। हालांकि एफआईआई का भी जो है वो लाभ कमाना ही है, तो इसका उद्देश्य लाभ कमाना, और इसके साथ साथ जो है वो इफिशिएंट सीकिंग होता है, इफिशिएंसी जो है वो सीकिंग होता है। ये देखता है कहाँ इफिशिएंसी है, तो ये भी जो है वो इसमें ढूंढता है। इसके साथ साथ जो है वो भारत में जो सुगमता है, यानी सुगमता क्या है, चीप लेबर है, या फिर हमारा जो है वो सेमी स्किल्ड लेबर है, लोअर कॉस्ट के रिसोर्सेस हैं, लोअर कॉस्ट पे हमारे रिसोर्सेस मिल जा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग का है तो मिनरल है, सस्ता उपलब्ध है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लग रहा है। तो वो इन सब चीजों से स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया है भारत ने कि आइए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करिए। तो लुक्रेटिव बना रहे हैं, आपको आकर्षक बना रहे हैं कि आइए आप यहाँ पर जो है वो पैसा जो है वो इन्वेस्ट करिए। तो इस तरह की कंपनियां जो आएंगी और भारत की कंपनियों में या भारत में जो है वो पैसा इन्वेस्ट करेंगी, वो हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये जो है वो इन्वेस्टमेंट आ गया। और ये इन्वेस्टमेंट कैसा हो सकता है, इंट्रा फर्म हो सकता है, यानी एक फर्म से दूसरे फर्म की तरफ का जो है वो हो सकता है, या फिर प्राइसिंग रिलेटेड हो सकता है। हालांकि ये सब टेक्निकल चीजें आ जा रही हैं बहुत ज्यादा, तो इस तरह की चीजें जो है वो हो सकती है। यानी कि भारत के सुगमता को इस्तेमाल करने के लिए, यहाँ से लाभ कमाने के लिए जो है वो डायरेक्ट किसी कंपनी में जो प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट एजेंट्स, प्राइवेट लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आ गया। लेकिन ये जो एफआईआई है, इसको जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इस इंस्टीट्यूशनल शब्द से जो है वो समझिए क्या है, फॉरेन का है यानी विदेश का पैसा, और इन्वेस्टमेंट तो आप समझ रहे हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनल जो हमारे यहाँ सेटअप है, यानी कि हमारे यहाँ कुछ इंस्टीट्यूशनल सेटअप है। इसका मतलब ये सेटअप क्या है, हमारे यहाँ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, हमारे यहाँ मार्केटिंग कंपनियां हैं, हमारे यहाँ पब्लिक वेंचर्स हैं, तो हमारे यहाँ जो है वो फंड्स हैं। तो ये क्या है, ये इंस्टीट्यूशनल है। इंश्योरेंस का एक इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस का एक इंस्टीट्यूशन है, एलआईसी है, जीआईसी है, और भी तरह का जो, ये क्या एक इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है। और इंस्टीट्यूशन मतलब पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूशन नहीं, संस्था वाला। तो ये अपने आप में एक संस्था है, यानी कि इसमें संस्थागत है, हम उस संस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो पैसा लगा रहे हैं, तो उसी को जो है हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो कहते हैं। हम लोग जो है यहाँ पर आए, और मान लीजिए यहाँ पर यूटीआई एक कंपनी है, जो एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी हम लोग जानते हैं, और ये फंड्स मैनेजमेंट की कंपनी है, फंड्स मैनेजमेंट की कंपनी है। तो इसका एक पेंशन फंड है, मान लीजिए एक पेंशन फंड है, तो एक यूटीआई नाम का एक इंस्टीट्यूशन है, ये जो है फंड मैनेजमेंट का काम कर रहा है। और कोई फॉरेनर आके हमारे पेंशन फंड को खरीद लिया, जो भी पैसा है खरीद लिया। अब इस पेंशन फंड से जो लाभ हुआ, इस पेंशन फंड का जो पैसा है उसको मार्केट में लगाया, जो लाभ हुआ, ये लाभ जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टर है वो ले गया। तो जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है,
जो हमारे संस्था है, वित्तीय संस्था है, उन संस्थाओं में जो पैसा लगा रहा है उसको हम लोग जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो कहते हैं। और ये जो है वो इसका मोटो होता है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जो है वो हायर रिटर्न जो है वो चाहते हैं, चाहे पेंशन फंड हो गया हमारा, या फिर जो इसी तरह का और तरह का जो फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इस तरह के जो है वो, जैसे म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग बात करें तो हमारा ABSL एक म्यूचुअल फंड है, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए आदित्य बिरला का एक म्यूचुअल फंड है जो बहुत चलता है, HDFC का म्यूचुअल फंड है, HDFC का म्यूचुअल फंड है, या यूं कहें फिर हमारा UTI का म्यूचुअल फंड है, या यूं कहें फिर SBI का म्यूचुअल फंड है। तो SBI क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन में आप पैसा लगा रहे हैं तो वो हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो कहलाता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, और दोनों का फिर पर्पस अलग है। कोई व्यक्ति जो है ज्यादा पैसा कमाना चाहता है तो वो इंस्टीट्यूशनल में लगाना चाहता है, वो मैक्सिमाइजिंग रिटर्न हो जाता है। इसमें अगर बात करें इंस्टीट्यूशनल वाले की और डायरेक्ट वाले की बात करें तो इसमें जो वो मैक्सिमाइजिंग रिटर्न होता है, रिटर्न ज्यादा होता है। इसमें जो है वो क्विक विड्रॉवल वगैरह आप कर सकते हैं। इसमें जो है वो इसको हॉट मनी भी जो है वो बोला जाता है, मनी मार्केट में आप देखेंगे तो इसको हॉट मनी भी जो है वो बोला जाता है। उसके बाद जो है इसमें ये साइक्लिक इफेक्ट भी जो है वो देता है, साइक्लिक इफेक्ट भी जो है वो देता है। या यूं है कि ये प्रो साइक्लिक होता है, यानी कि ये रोटेशन जो है इस मनी का जो है वो खूब होता है। आपसे जो है आपने UTI में लगाया, UTI ने मार्केट में लगाया, मार्केट ने जो है वो शेयर में लगाया, शेयर ने जो है वो कहीं और लगाया, तो इस तरह से जो है वो पूरा रोटेशन जो है वो इसमें चलता रहता है। तो ये साइक्लिक है। और ये जो है वो इंडिविजुअल या कंपनी या और इंस्टीट्यूशन वो भी जो है वो आ सकती है। जैसे हमारे यहाँ देखिएगा तो इंश्योरेंस कंपनी है, अगर मान लीजिए कोई इफ्को टोक्यो, हम बस एग्जांपल बता रहे हैं। तो इफ्को अलग कंपनी है, टोक्यो अलग कंपनी है। उसी तरह आप देखिएगा बहुत सारे इस तरह की कंपनियां हैं जो आपको दो दो कंपनियां जो है वो जुड़ी हुई मिलेंगी। रिलायंस निप्पॉन, तो ये रिलायंस अलग है, आप रिलायंस निप्पॉन का इंश्योरेंस लेते हैं, निप्पॉन अलग है। उसी तरह बहुत सारी कंपनियों को आप देखेंगे तो जो है वो जुड़ी हुई कंपनियां जो है वो आपको दिखेंगी। तो इस तरह का जो है बहुत सारा आप मार्केट में आपको दिख जाएगा कि आप जो इंश्योरेंस ले रहे हैं या आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये दो तरह का है। तो ये भारत की रिलायंस है, इस पे निप्पॉन इस इंस्टीट्यूशन में आकर के जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और यहाँ से लाभ कमाने की जो है वो बात कर रहा है। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट जो हो गया वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो कहलाएगा। तो ये जो है इसका कुछ एग्जांपल के तरह से जो है वो समझ सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है। और जो डायरेक्ट है वो डायरेक्ट है, सीधे MNCs में आके लगा देता है, MNCs में आके लगा देता है पैसा। हमारे यहाँ जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें डायरेक्ट पैसा लगा दिया, बनाओ भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम इंफ्रा पे पैसा लगा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है वो FDI में होती हैं। तो चीजें क्लियर है FDI और FII? क्या वो कोई बोल नहीं रहे, सब सदमा उदमा मारा है क्या? तो बातें उठ गई FDI FII पे, तो इसको जो है हम समझा दिए, क्योंकि अक्सर जो है वो लोगों को बहुत कंफ्यूजन जो है वो इसमें होता है। तो 10 मिनट का समय आपका अतिरिक्त लिए, लेकिन उम्मीद है चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग जो है वो कमिटीज पे बात कर रहे थे, तो कमिटीज पे जो है वो और हम बात करते हैं कुछ रैंडम कमिटीज पे भी जो है वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो करंट में जो है वो आ रही हैं।
तो जैसे अभी हम लोगों ने फाइनेंस रिलेटेड कमिटीज को देखा, फिर उसी तरह हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कमिटीज को भी देखेंगे। तो ये कमिटीज वगैरह जो चलेंगी, कुल मिला के 15 से 20 या थोड़ा सा और ज्यादा 20-22 कमिटीज के आसपास अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे 1 से 2 बार, तो चीजें आ जाएंगी। और जिस तरह का प्री में क्वेश्चन पूछता है, इसमें इसके रिकमेंडेशन को लेकर के जो है वो बहुत कम ही क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है बहुत डीप में, लेकिन बस ये पता चल जाएगा कि आप वो किस चीज से संबंधित है, किस दिशा से संबंधित है, तो भी आप प्री का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। तो कुछ जो है वो लेटेस्ट कमिटीज में हम लोग देखते हैं। अभी जो हम लोग जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया, नई शिक्षा नीति 2020 में जो है वो लाई गई है। तो ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर लाई गई है? के कस्तूरी रंगन कमेटी। यस, के कस्तूरी रंगन कमेटी। ये के कस्तूरी रंगन साहब जो है वो क्या है वो इसरो के ही जो है वो पूर्व अध्यक्ष थे। तो ये के कस्तूरी रंगन कमेटी के रिकमेंडेशन पे नई शिक्षा नीति जो लाया गया है, ये जो है वो हमारा के कस्तूरी रंगन के सिफारिश पर ही लाया गया। और इसमें जो है वो 10+2 मॉडल को जो है वो अब हटा करके जो है वो 5+3+3+4 मॉडल जो है वो लाया गया है। अब इस पे जो नई शिक्षा नीति पे अलग से जब कभी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे तो वो चीजें देखेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जो नई शिक्षा नीति लाई गई है, ये के कस्तूरी रंगन के रिकमेंडेशन पर जो है वो लाई गई है। उसी तरह नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एक मिहिर सेन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आ जाएगा इस बार, हमको लगता है आने वाले एग्जाम जो अभी है, चाहे बिहार का हो या झारखंड का हो, ये मिहिर सेन कमेटी मेरे समझ से आ जाना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन सेटर रहते तो ये मिहिर सेन कमेटी से हम सब प्रश्न जरूर पूछते। क्या है ये मिहिर सेन कमेटी? नेशनल वाटर पॉलिसी, राष्ट्रीय जल नीति, जो राष्ट्रीय जल नीति है ये इसी मिहिर सेन कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो है वो लाया गया है। और जो हम लोग जानते हैं कब तक 2000 हर घर नल से जल कब तक आ रहा है? 24 तक। यस, 2024 तक जो है वो हर घर से नल आदि जो किया जा रहा है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर या पोर्टेबल वाटर जिसको कहते हैं, वो जो है हम लोगों को एक्सेसिबल कराया जा रहा है। और नेशनल वाटर पॉलिसी जो जल नीति है उसका जो है वो मसौदा या उसको जो है तैयार करने का काम यही मिहिर सेन कमेटी ने जो है वो किया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाना चाहिए। रैंडम में एक आध और देख लेते हैं। तो दूसरा अगर हम लोग बात करें रैंडम में, तो एक मदन बी लोकुर, कई बार मैंने चर्चा भी की, मदन बी लोकुर कमेटी। ये वही पराली जलाने को लेकर के है, स्टेबल बर्निंग जिसको कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मदन बी लोकुर कमेटी जो है वो पराली जलाने से संबंधित जो समस्या है उससे रिलेटेड है। उससे रिलेटेड है, ये सब एकदम करंट में जो है वो चल रहा है। 2 साल पहले जो है वो बनाई गई थी ये मदन बी लोकुर कमेटी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव जो 75वां साल है, इससे रिलेटेड भी जो है वो एक कमेटी जो है वो बनाई गई है। बताइए किसकी अध्यक्षता में? आजादी का जो अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट 25 ईयर्स तक जो है वो हम लोग का अमृत काल जिसको घोषित किया गया है,
इससे संबंधित जो भी अमृत काल, 75 ईयर, अमृत महोत्सव, ये सब संबंधित जो चीजें हैं वो नरेंद्र मोदी कमेटी जो है वो बनाई है। यानी 75 वर्ष मनाने को लेकर के जो अमृत महोत्सव से संबंधित क्या क्या प्रोग्राम होगा, क्या क्या चीजें होंगी, देश कैसे बदलेगा, विकास करेगा, इन सब से संबंधित नरेंद्र मोदी कमेटी जो है वो बनाई गई है, ध्यान रखिएगा। ये रिलेटेड है टू करंट, बहुत रिसेंट में ये बना, हम लोग देख ही रहे हैं। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी ये एक पोर्टफोलियो मिनिस्टर है। कौन सा मिनिस्ट्री है इनके पास, बताइए तो? मिनिस्टर है ये, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और टूरिज्म। टूरिज्म और कुछ है इनके पास? और क्या है इनके पास? टूरिज्म के साथ है तो एकदम इजी है, संस्कृति जुड़ा हुआ रहेगा ना, टूरिज्म एंड कल्चर है। तो टूरिज्म और कल्चर के जो मंत्री हैं, जो हमारा संस्कृति और पर्यटन के जो मंत्री हैं, ये जी किशन रेड्डी साहब जो है वो हैं। और इनको एक कमेटी का हेड बनाया गया। और ये कमेटी क्या करेगी भाई? तो अभी हमारा नया यूटी बना है लद्दाख। ये लद्दाख जो हमारा नया यूटी बना है, इसकी भाषा, इसकी संस्कृति और भूमि संरक्षण, भूमि संरक्षण से संबंधित कमेटी जो है वो बनाई गई है इस लद्दाख यूटी को लेकर के। और ये जी किशन रेड्डी कमेटी जो है वो बनाई गई है, तो इसमें याद रखिएगा इनको। और जी किशन रेड्डी जो है वो एक और कमेटी बनाई गई है इन्हीं के अध्यक्षता में। और ये कमेटी जो है वो जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनसे संबंधित जो कल्याण है, विकास है, जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनके विकास से संबंधित रिकमेंडेशन देने का भी काम जो है वो जी किशन रेड्डी के द्वारा ही जो है वो किया जाएगा। जी किशन रेड्डी कमेटी के द्वारा ही जो है वो किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जी किशन रेड्डी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है टूरिज्म और संस्कृति, यानी कि पर्यावरण और संस्कृति पर्यटन और संस्कृति संबंधी मिनिस्टर हैं। इनको लद्दाख की भाषा, संस्कृति, भूमि संरक्षण आदि संबंधित स्टडी करने के लिए कमेटी बनाई गई। और इसके साथ साथ जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, उनका परिवार का विकास आदि कैसे जो हो सके, या कल्याण, विकास नहीं, कल्याण शब्द को ज्यादा बेहतर माना जाए यहाँ पे, कल्याण संबंधित जो है वो रिकमेंडेशन जो है वो जी किशन रेड्डी साहब को जो है वो देना है। तो यही जो है वो ध्यान में हम लोग आज रखते हैं और इतना पे ही आज छोड़ते हैं। और भी हम लोगों के पास कमेटी है, और जितनी इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं उन कमिटीज को जो है वो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसे डिस्कस कर देंगे। लिस्ट काफी लंबी है, खाली अगर फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो लगभग 20 कमेटी आती है। तो उतना सारा को हम लोग जो है वो 1 से 2 बार जो है वो बता देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको ध्यान रह जाएगा कि ये कमेटी किस चीज से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, तो आप वहां पे सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे एक लिस्ट है जिसमें यूके सिन्हा कमेटी हम लोगों ने देख लिया, रघुराम जी राजन कमेटी देख लिया, नचिकेता मोर कमेटी हम लोगों ने देख लिया, इसके बाद हम लोगों ने अरविंद मायाराम कमेटी जो है वो देख लिया, और क्या देख लिया हम लोगों ने, और इधर वाले में हम लोगों ने इतना नंदन नीलकेनी कमेटी जो है वो हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट अगर हम लोग बात करेंगे तो राजा चलैया कमेटी की बात आ जाएगी। उसके बाद जो है वो हमारा केवी कामत कमेटी की बात आ जाती है, फेरवानी कमेटी की बात आ जाती है, जानकी रमन कमेटी की बात आती है। उसके बाद फिर पॉवर्टी रिलेटेड जो है वो लकड़े वाला, तेंदुलकर, दांडेकर रथ, दांते वाला, ये सब जो है वो कमेटी आ जाती है। तो सबको हम लोग जो है वो कल इन सब चीजों को जो है वो देख लेंगे। उसके बाद रतन पी वाटल कमेटी भी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, केवी कामत की कमेटी है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीजों को जो है वो हम लोग कल कवर करेंगे। तो अगर ये सब 10-12 कमेटी जो हमारे फाइनेंस से रिलेटेड है, इनको देख लेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है, तो इधर वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा अदर सेक्टर्स में आ जाते हैं,
कुछ रैंडम है जो आपको बताए, जैसे जी किशन रेड्डी हो गया या के कस्तूरी रंगन हो गया, या फिर जो हमने अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के कमेटी को देखा 75 साल वाले में, तो वो सब जो हो गया ये कुछ रैंडम हो गए। और फिर उसी तरह पॉलिटी में जब हम लोग आ जाएंगे तो वहां पर भी जो है बहुत सारे दिखेंगे, पुंछी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, तो इस तरह की चीजें जो है वहां पर हम लोग को देखने को मिलती रहेंगी और उसको हम लोग उस सेक्शन में जो है वो देखते चलेंगे। फिर SC/STs में आ जाए तो ढेबर कमीशन है, जाजा कमेटी है, वर्जीनियस जाजा का, कालेलकर कमेटी है, मंडल कमीशन है, तो इन सारी चीजों को भी हम लोग जो है वो आगे देखेंगे। ये लिस्टिंग आपको बता रहे हैं कि आपको जहां जो मौका मिले इन चीजों को जो आप पढ़ते चलिए। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, किसी तरह का सवाल है, कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। कमेटी से हम लोग जो है थोड़ा सा डाइवर्ट भी हो गए थे FDI FII पे। असल में इकोनॉमिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इतना डायनेमिक सब्जेक्ट है कि इसमें एक बार जो आप इन्वॉल्व होइएगा, डूबिएगा, तो बस गहराई में डूबते चले जाइएगा। इसकी खासियत यही है। सर, भारत में FDI से ज्यादा FII आता है ना? FDI से ज्यादा FII आता है, इसका डाटा चेक करना होगा क्योंकि 782 बिलियन डॉलर का जो है वो लास्ट डाटा हम चेक किए थे। और इन सब डाटा को लेने के लिए ना सबसे बढ़िया जो ऐप है वो सभी लोग जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। माई गॉव ऐप जो आता है, वो माई गॉव ऐप को जो है वो जरूर आप लोग डाउनलोड करिए और इन सब रिलेटेड जो लेटेस्ट डाटा है वो आपको वहां पर ग्राफिकल इंटरफेस में जो है वो आपको मिल जाएगा। ग्राफिकली जो है वो वहां पे प्रेजेंटेड रहता है। तो हम सभी को रिकमेंड करेंगे, सरकारी ऐप है तो उसमें कोई भी जो है अनर बनर डाटा आपको नहीं मिलेगा, एड फ्री है, तो आप जो है वहां पर चाय पत्ती बेचने वाले, टूथपेस्ट बेचने वालों से भी फ्री रहेंगे आप। और जो भी लेटेस्ट डाटा है वो आपको वहां पर मिलता रहेगा। सेक्शन वाइज डाटा जो है वो आपको मिलता रहेगा। माई गॉव ऐप जो है कई लोग इंस्टॉल भी कर लिए होंगे, नहीं किए तो कर लीजिएगा, बहुत अच्छा ऐप है, वहां से आपको डाटा मिल जाएगा। अभी हमको एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कि दोनों में पैसा कितना आया है। हाँ, नहीं सर, वो अभी रिसेंटली जो ब्लैक स्वान का घटना जो चर्चा में था ना कि वो हो सकता है इंडिया में, जो RBI खुद बोली थी, तो उसके पीछे रीजन यही दिया गया था ना कि यहाँ पर बहुत जल्दी FDI FII जो है वो बाहर निकल रहा है क्योंकि US का फेडरल बैंक जो है वो ब्याज दर में वृद्धि कर दिया, इसीलिए पूछे सर। अच्छा, तो इस बारे में जो है हम भी करंट अफेयर्स को देखे नहीं है कि ये कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कौन निकाल रहा है, कौन डाल रहा है, तो इस पे मेरा नजर अभी फिलहाल नहीं गया है। कोई बात नहीं, आपने बताया तो इसको हम भी स्टडी कर लेंगे। अच्छा पॉइंट उठाया, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने को बहुत दिन के बाद मिलेगा। सर, तो अरविंद मायाराम कमेटी आखिर बोले क्या थे FDI FII पे, वो समझ में नहीं है। अरविंद मायाराम कमेटी जो है वो FDI और FII को कैसे बढ़ाया जाए और इन दोनों को कैसे सिंक्रोनाइज किया जाए, इससे संबंधित जो है वो चीजों को जो है वो लिस्ट किए थे। और जो इनका ये लिमिट है, जो 10 करोड़ वाला या 10% वाला जो लिमिट है, ये भी जो है वो अरविंद मायाराम कमेटी के द्वारा ही जो है वो दिया गया था। तो FDI और FII को रैशनलाइज करना, सिंक करना, उसके अलावा जो है वो इंडिया में क्या क्या चैनल होंगे FDI को लेकर के, उसको भी करना। और कहीं ना कहीं इसी अरविंद मायाराम कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उसी से रिलेट करके जो है बहुत सारे चीजों में कितना परसेंटेज खोलना है, कहीं 49% FDI है तो कहीं 100% FDI कर दिया गया है, तो किस चीज में कितना खोलना है वो इन्हीं के स्टडी के अनुसार पर ही जो है वो किया जाता है। तो यही 3-4 चीजें जो है वो अरविंद मायाराम कमेटी में ध्यान रखिएगा। इन दोनों को डिफाइन, इनका चैनल, इनका परसेंटेज कि कितना परसेंट तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दोनों का रैशनलाइजेशन। तो ये टॉपिक
कैसा लग रहा है आप लोगों को? तेजस्वी गौतम इज बैंग ऑन टारगेट। जेपीएससी का एग्जाम का कोई अपडेट नहीं, अभी कोई अपडेट नहीं है और राज्य में स्थितियां बहुत दुखद हैं। इसके लिए सब जिम्मेवार हैं, हम लोग भी जिम्मेवार हैं कि ऐसी सरकार को जब चुन के हम लोग भेजते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे विधायकों को जो जिनको जो है वो अपने ही सदन के नेता पे भरोसा नहीं है, और दूसरा है कि वो निर्लज है तभी नेता है। निर्लज नहीं होते तो हमारे आपके जैसा कहीं तैयारी कर रहे होते बैठ के,